Good morning, 10th class. Let's start our study. In your previous video, I was explained to you exercise 1.1. I finished the question number 1, 2, 3, 4, 5 of exercise 1.1, and also I was gave to you homework question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 1.2. प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों 1.1 एक्सप्लेन किया था। 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करने के लिए आपको कहा था, सब बच्चों ने कर लिया है। लेकिन आज मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी। आप कर तो चुके हो, पहले से ही बताऊँगी, मैं बस थोड़ा सा रिवीजन लूँगी, है ना। करना क्या था बच्चों इस क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर 2 नंबरों का HCF गिवन है। कितना? 9। क्या फाइंड करना था आपको? LCM। तो बेटा आपको याद होगा, आपने 8th क्लास में 6th क्लास में बहुत सारी मतलब 6 and 8 में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है कि हमारे पास रिलेशन होता है, 2 नंबरों का क्या होता है? रिलेशन। और वो रिलेशन क्या है कि N1 यानी कि नंबर 1 इंटू N2 यानी कि नंबर 2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। बोलिए बच्चों, क्या आपने पढ़ रखा है ये रिलेशन? बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको अलग से पूरा LCM HCF फाइंड करने की ज़रूरत नहीं थी। नंबर आपको दोनों गिवन हैं, ये दो क्या हैं? नंबर हैं, और इन्हीं दोनों नंबरों का HCF कितना है? 9। आपको केवल क्या फाइंड करना है? उनका LCM, है ना। आपको केवल उनका LCM फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दोनों नंबर तो गिवन हैं, और ये दोनों नंबर क्या हैं बच्चों? 306 और 657। तो हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे और लिखेंगे कि हमारे 2 नंबर कौन कौन से हैं। वो हमारे नंबर हैं 306 इंटू 657 इज इक्वल टू, हमें LCM फाइंड करना है तो लिख दिया हमने LCM, और इंटू HCF गिवन है 9, तो HCF की जगह पे 9 हो गया। अब LCM जब फाइंड करना है तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 306 इंटू 657 और अपॉन 9 इज इक्वल टू LCM। इसको सॉल्व कर लें भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप बड़े हो गए हैं, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, ऐसे करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आप कर चुकी हो। अब आपको बेटा करना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है? चेक वेदर। आपको क्या करना है? चेक करना है 6 रेज पावर n। चेक करना है कि क्या 6 की पावर n जो भी होगा वो फिनिश होगा, ख़त्म होगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। अगर कह रहा है क्वेश्चन कि अगर हम बात करें 6 की पावर n की, तो क्या 6 की पावर n को जब सॉल्व करेंगे तो क्या वो आंसर 0 आएगा? आप उसको चेक करना है ना। तो क्या सॉल्व करना है बेटा? 6 की पावर n। सॉल्यूशन में देखो आपको करना क्या है? 6 की पावर n सॉल्व करना है। और n क्या है? n जो है बेटा वो क्या है? नेचुरल नंबर। n आपका कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा साइड में देखो कि जैसे हम बात करते हैं 10 की पावर n की, n क्या हो? कोई नेचुरल नंबर। अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो हम यहाँ पर n की जगह 1 प्लेस कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा? 10। 10 की जगह पे 2 भी प्लेस कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा? 100। 10 की जगह पे 3 भी प्लेस कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा? 1000। क्या यूनिट डिजिट बेटा क्या सबके लास्ट में 0 आ रहा है? यस, आ रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर हम इसको और ब्रेक करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 2। इसको भी ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 2। इसको भी ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 20, 25 ज़ा, आप इसको 1000 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 100,
और फिर करोगे तो क्या आएगा 2 × 5 और भी आ जाएगा। इसको इस तरीके से अगर ब्रेक करते हैं, देखो यहाँ पे कुछ बताना है आपको। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 500, और ब्रेक कर सकते हैं तो लिख सकते हैं 2 × 25 × 100, और ब्रेक कर सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं 2 × 125, और सॉल्व करेंगे तो 5 × 25। यहाँ पर तो 5 ही 5 आ रहा है ना। जैसे मान लो अगर हम ब्रेक करते हैं बेटा 120 को, क्या 120 में यूनिट प्लेस 0 है? हाँ है, 0 है ना। 0 की ही बात हो रही है, मतलब सिर्फ 0 से है, 0 ही यहाँ पे है, 0 आना चाहिए यूनिट प्लेस। हाँ आ रहा है। हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। समझाने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे आया 30, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 5, और फिर डिवाइड करेंगे तो 1। मतलब इतना है बेटा कि अगर कोई भी नंबर है उसमें अगर हमें 10 लाना है तो चाहे जो, अगर उसमें 0 आ रहा है बेटा तो देख लीजिएगा आप, उसमें 5 × 2 ज़रूर आता है। देखो यहाँ पे 10 आया है तो 5 × 2, 100 आया तब भी 5 × 2 ज़रूर आया। उसके अलावा और कुछ नंबर आ जाए तो वो हमें उससे नहीं मतलब नहीं है, मतलब 5 × 2 से है ये ज़रूर आएगा। अगर हम सिर्फ 10 की बात करेंगे तो उसमें 5 × 2 ज़रूर आना चाहिए। मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के सॉल्व करेंगे, उसमें यूनिट प्लेस अगर 0 है तो 0 तभी होगा जब वो 5 × 2 आएगा। ठीक है। अब देखो जैसे 120 को हमने सॉल्व किया तो यूनिट प्लेस 0 तो है, इसमें 5 और 2 दोनों ज़रूर आए हैं। इनके अलावा भी कुछ आ जाए, जैसे 3 यहाँ पे आया है तो वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन 5 और 2 ये ज़रूर आएंगे। ठीक, तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हम इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 × 3। ठीक है। रेस पावर क्या है बेटा यहाँ पर? n। तो आप लिखोगे 6 रेस पावर n इज इक्वल टू 2 × 3 रेस पावर n। ठीक, क्या बताओ बेटा, क्या यहाँ पर 2 × 5 आया? देखो इसमें यूनिट प्लेस 0 थी तो यहाँ पे 2 और 5 ज़रूर आया। यहाँ पे भी यूनिट प्लेस 0 थी तो 2 और 5 ज़रूर आया। यहाँ पे भी जितने भी 100 वाले टर्म्स हैं, 1000 वाले, 10 वाले, तो 2 × 5 ज़रूर आ रहा है। उसके अलावा कुछ आ जाए तो और मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पर बच्चों हमने देखा तो 2 × 3 रेस पावर n आ रहा है, केवल 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6 रेस पावर n for and for डिजिट 0, यानी कि आपको 0 आंसर लाने के लिए, क्या होना चाहिए बच्चों? आपको पता है कि आपको 0 लाने के लिए फॉर डिजिट एंड विथ 0 लिखो। फॉर डिजिट एंड विथ 0, 0 से फिनिश होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मस्ट हैव, you should must have 2 and 5 as फैक्टर। 2 और 5 उसके फैक्टर ज़रूर होना चाहिए। और यहाँ पर केवल फैक्टर में क्या है? 2 × 3। ठीक, तो देयरफॉर 6 रेस पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। समझ में आया बेटा? एक बार फिर से देखो, हमें चेक करना था कि क्या 6 की पावर n ख़त्म होगा
उसमें 6 की पावर n को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या 0 से आएगा, यूनिट प्लेस 0 आएगी नहीं। यहाँ पे आपने देखा 10 की पावर n को जब सॉल्व किया तो आंसर क्या है 1, 2 सॉल्व किया तो 100, 3 सॉल्व किया तो 1000 और इन सब का फैक्टर निकाला हमने तो 5 × 2 आ रहा है। यानी कि बेटा अगर यूनिट प्लेस 0 आती है तो इसमें 5 × 2 ज़रूर आता है, लेकिन 6 का फैक्टर किया हमने 2 × 3 आया, इसमें 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें जो भी यूनिट प्लेस होगी वो हमारी 0 नहीं आएगी। आप चेक भी कर सकते हो बेटा, थोड़ी देर के लिए आप साइड में देखो। यहाँ पर अगर 6 की पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 की पावर 2 लोगे 36 आएगा, 6 की पावर 3 लोगे 216 आएगा। क्या कहीं पर 0 आ रहा है यूनिट प्लेस में? आएगा भी नहीं, क्योंकि इसके फैक्टर में ही 5 नहीं आया तो कहाँ से आएगा। ठीक है, ये बेटा कौन सा नंबर सोल्यूशन है? ये है आपका सोल्यूशन नंबर 5, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। 6 में कह रहा है एक्सप्लेन द नंबर 7 × 11 × 13 प्लस 13 एंड डैश डैश आर कंपोजिट नंबर। 2 क्वेश्चन है इसमें बेटा, एक क्वेश्चन तो आपका ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। दोनों को ही चेक करना है कि क्या ये कंपोजिट नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अगर चेक करना है कि कोई नंबर कंपोजिट है या नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कहते किसको है ना, और प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर पता है, जो नंबर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से डिवाइड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। आप देखो प्राइम नंबर और यहाँ पे देखो कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आप जानते हो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, फिर 3 है ना, उसके बाद क्या है 5। इसका फैक्टर करते हैं बेटा तो क्या आता है 2 × 1, इसका फैक्टर करते हैं तो 3 × 1, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 × 1। और हमारा क्या है कंपोजिट नंबर, और जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 × 2 × 1। 16 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, इसका फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 1 है ना। प्राइम नंबर में हम देखते हैं बेटा हमारे पास एक ही नंबर हमेशा मैच करता है और वो है 1। क्या 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर है प्राइम नंबर में? नहीं। लेकिन कंपोजिट नंबर में इसमें देखो बेटा हमारा 2 भी कॉमन फैक्टर होता है, 1 भी हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पर होता है। तो 1 के अलावा यहाँ पर हमें एक और कॉमन फैक्टर मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। यही काम आपको करना है किसमें, सोल्यूशन नंबर 6 में। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा 7 × 11 × 13 प्लस 13 है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा 7 × 11 × 13 प्लस 13। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप करेंगे यहाँ पर 13 को कॉमन कर लेंगे। क्या 13 कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है, तो आप करोगे 7 × 11 प्लस 13, यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या हो गया 1, कॉमन हो गया। यस, तो आप क्या लिखोगे 13 इज कॉमन फैक्टर। 13 कैसा फैक्टर है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, विच इज जो क्या है बेटा अदर देन 1 के अलावा है ना। यानी कि hence given number is composite या प्राइम, hence given number is कंपोजिट नंबर। समझ में आया बच्चों क्यों कंपोजिट हुआ? क्योंकि कंपोजिट नंबर में आपने देखा था यहाँ पे 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर होता है, वो है यहाँ पर कोई भी मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमने देखा 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर मिला हमें, वो क्या मिला 13। क्योंकि कॉमन अगर ना होता तो हम इसको लिख देते कि ये प्राइम नंबर है, लेकिन कॉमन मिल गया तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। अभी बगल वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है 5। ये 5 देख रहे हो, यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन है 5। तो 5 कॉमन है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव द राउंड वन फील्ड while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both started the same point at the same time and go same direction. How many minutes will they take meet again at the starting point? आपको याद होगा बेटा, आपने 8th में 9th में बहुत सारे क्लास में क्वेश्चंस किया है, 7th में भी किया है कि जब हमें क्या करना होता है, एक साथ मिलते हैं। मैंने कहा था टुगेदर वाला वर्ड जब भी कहीं आ जाए वहाँ पे हमेशा एलसीएम लेना। जैसे स्कूल में कई सारी बेल को बजा दिया जाए, है ना। अब हम आपसे पूछें कि सारी बेल कब एक साथ फिर से बजेंगी। जैसे मैंने क्या कहा कि कई सारी ट्रेन को चलवा दिया जाए, है ना। एक ट्रेन सुबह चली, एक ट्रेन दोपहर में, एक ट्रेन शाम को, तो वो कौन सा समय आएगा जब तीनों ट्रेन एक साथ मिलेंगी। ऐसे यहाँ पर क्या है, एक फील्ड है, फील्ड में सोनिया और रवि क्या कर रहे हैं, रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब वो समय आएगा कि दोनों लोग एक साथ फिर से मिल जाएंगी। तो मिल जाएंगे बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ की बात आ गई ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन नंबर नेक्स्ट, सोल्यूशन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 7, है ना। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर होगा क्या बेटा, यहाँ पर होगा एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। अब देखो बेटा, अब आप बड़े हो गए हैं, अब जो आप एलसीएम लेंगे वो ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे कॉमन डिवीज़न करके या प्राइम फैक्टराइजेशन करके लेंगे, है ना, वो नहीं। अब आप अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। आप 18 का फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 9, और 9 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3 × 1। समझ में आया बच्चों। फिर हम 12 का फैक्टर लिखेंगे। 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 4 3 × 4 यानी 4 × 3, तो हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 1, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें बेटा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 1 × 3 रेज़ पावर 2। बोलो दिक्कत किसी को, 2 की पावर कितनी है, 1, 3 की पावर कितनी है, 2। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। नीचे आ जाएंगे तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, यहीं से एलसीएम निकालेंगे बेटा। तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा, आपको याद होगा जब हम एलसीएम लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से दो चीज़ हम दोनों निकाल सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। याद आ रहा है, अगर एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पावर मैक्सिमम होती है, जैसे 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 की पावर 2, क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं, है ना। अगर एचसीएफ ले रहे होते तो मिनिमम पावर, इसको आंसर सेलेक्ट करते, लेकिन एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 2, है ना। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, और 4 9 ज़ा 36, यानी कि वे बच्चे 36 मिनट बाद फिर से आपस में मिल जाएंगे। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, यानी कि वे बच्चे 36 मिनट के बाद फिर से मिल जाएंगे। बोलो बेटा, क्या आपको समझ में आ गया, मुझे तो लग रहा है कि आपको आया होगा। आप आंसर में लिखेंगे आफ्टर 13 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, रिवाइजिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना है, रिवाइज करना है ना। देखो हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। कोई भी इरेशनल नंबर, कोई भी नंबर जो कहाँ पे लिखा होता है बेटा, रूट में तो लिखा हो, लेकिन ध्यान रहे वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट क्यूब ना हो, और पाई भी ना हो, है ना। ना तो परफेक्ट स्क्वायर, ना ही परफेक्ट क्यूब, और ना ही पाई। इनको हम इरेशनल में, इनको हम रैशनल नहीं कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, परफेक्ट क्यूब जो होते हैं वो भी रैशनल होते हैं, और पाई तो हमारा इरेशनल है ही, ठीक है। पाई की वैल्यू इरेशनल है, लेकिन पाई इरेशनल है, ठीक बेटा। अब एक आपको थ्योरम जाननी है, उस थ्योरम के बारे में देखिए। यहाँ पे थ्योरम 1.3
कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है बेटा? इस थ्योरम के बारे में दिया है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। हमने मान लिया कि पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है। पी हमारा कोई प्राइम नंबर है। अगर पी कोई प्राइम नंबर है और वो पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और ए जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। फिर से देखो, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, माना कोई पी जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। लेट पी बी डिवाइड अ ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है, यानी प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन पी डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब कि पी ए को भी डिवाइड करेगा। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पी ए को भी डिवाइड करेगा। ए कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बस। ये क्या कहता है बेटा, थ्योरम नंबर 1.3, ठीक है। अब आपको इसे क्या करना है, प्रूफ करना है ना। इसका प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। तो आप ये थ्योरम कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक। तब तक आप क्या करोगे बच्चों, तब तक आप 1.3 कंप्लीट करोगे और ये थ्योरम नोट करोगे, और इसको करने के बाद होमवर्क सेंड करोगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, बाय बाय बच्चों।